हेलो एवरीवन, स्वाध्याय के हमारे इस 5/9 यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस सेशन में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारा 18वां सेशन है। वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, उसके साथ ही हमारा हिंदी और इंग्लिश पेपर 4 का भी साथ में डेली डोज चल रहा है। आज हमने रिवीजन सेशंस अपलोड किए हैं, आप उनको भी और साथ ही प्रीवियस वीडियोज़ को भी ज़रूर से देखिएगा। तो हम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, और यदि नए हैं तो इस चीज़ को पॉज करके जरूर पढ़ सकते हैं। टेनिस कोर्ट की शपथ से आप क्या समझते हैं? जिरोंदिस्ट और जैकोबिन से आपका क्या अभिप्राय है? ये यहाँ पे जैकोबिन है, गलती से इसको जैकोबिन को दिया गया है, तो आप इसको जैकोबिन पढ़िएगा। उसके बाद में डायरेक्टरी व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है हमें। फिर हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। टेनिस कोर्ट की शपथ से आप क्या समझते हैं? तो फ्रांस में क्रांति से पूर्व जो अंतिम वित्त मंत्री थे, जो ब्रिया, उनकी सलाह पर सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल का अधिवेशन आयोजित किया। इस अधिवेशन में विशेषाधिकार विहीन वर्ग यानी थर्ड सदन, और विशेषाधिकार युक्त वर्ग यानी प्रथम और द्वितीय सदन, जो कि कुलीन और पादरी वर्ग थे, उन दोनों के मध्य परस्पर द्वंद्व शुरू हुआ। किस बात को लेकर? मत पद्धति को लेकर। बाद में जब प्रथम व द्वितीय सदन के कुछ सदस्य जन साधारण वर्ग यानी तृतीय सदन की ओर जा मिले, तो राजा ने कुलीनों के पक्ष में 20 जून को सभा भवन पर ताला लगवा दिया, और जन साधारण वर्ग ने 20 जून 1789 को पास के ही एक टेनिस कोर्ट में संविधान बनने तक डटे रहने की शपथ ली। इसे ही टेनिस कोर्ट की शपथ कहा जाता है। तो इसको हम समझते हैं। फ्रांस में जो स्टेट जनरल जो थी, स्टेट जनरल में 3 वर्ग थे, मुख्यतः 3 वर्ग स्टेट जनरल में थे। स्टेट जनरल में 3 वर्ग थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग था जनसाधारण वर्ग। तो इन दोनों वर्गों के पास विशेषाधिकार प्राप्त थे और इसके पास विशेषाधिकार नहीं थे। तो ये दोनों वर्ग जब वोटिंग राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बोल रहे थे संख्या बल के आधार पर वोट दिया जाए, जबकि ये बोल रहे थे कि एक वर्ग को एक मत दिया जाए, जिससे इन दोनों का बहुमत जो स्टेट जनरल में वो बना रहे। तो इस प्रकार से बाद में जब इन दोनों दल के कुछ सदस्य जाके इनकी तरफ जा मिले, तो राजा ने इनके पक्ष में यानी कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के पक्ष में जो सभा भवन था उस पर ताला लगा दिया। तो इन्होंने एक नियर बाय टेनिस कोर्ट था, इस टेनिस कोर्ट में इन लोगों ने शपथ ली, और शपथ में बोला कि जब तक हम नया संविधान नहीं बना लेते तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। तो इस शपथ को टेनिस कोर्ट की शपथ कहा जाता है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है, जिरोंदिस्ट व जैकोबिन से आप क्या समझते हैं? तो फ्रांस में क्रांति के समय 2 प्रमुख गणतंत्रवादी समर्थक बल थे, जैकोबिन और जिरोंदिस्ट। तो जिरोंदिस्ट जो थे वो जिरोंद प्रांत से थे, गणतंत्रवादी थे, और लेकिन अव्यवहारिक और अनुभवहीन थे। इस दल के नेता ब्रीसो व मादाम रोला थे। वह ये दल पेरिस के अधिक महत्व के विरुद्ध था, मतलब ये लोग पेरिस को बहुत ज़्यादा महत्व देने के खिलाफ थे। दूसरी तरफ जैकोबिन दल, जो कि पेरिस को अधिक महत्व देने वाला था। साथ ही इस दल की बैठकें पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब गिरजाघर में होती थी, जिसके कारण से इनको जैकोबियन कहा गया। यानी पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब गिरजाघर में इनकी मीटिंग्स होती थी। ये लोग उग्र गणतंत्रवादी थे। इनके परिधान के रूप में 100 कुलात यानी जो कुलीनों के ब्रीचेस जो घुटनों तक जो परिधान होता है, उसके कंपटीशन में इन लोगों ने 100 कुलात यानी बिना घुटनों के जो वस्त्र हैं उनको धारण किया। ये इनका एक प्रतीकात्मक विरोध था। इस प्रकार से हमने जिरोंदिस्ट व जैकोबिन के बारे में पढ़ा। इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो हमने येलो में हाईलाइट किए हैं। साथ ही पिछले प्रश्न में भी हमने जो कीवर्ड्स हैं द्वंद्व और राजा ने सभा भवन पर ताला लगवा दिया, और इस कारण 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में संविधान बनने तक डटे रहने की शपथ ली, जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ कहा गया। तो ये कीवर्ड्स हमने लिखे। अगला हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, डायरेक्टरी व्यवस्था पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो रॉबस्पियर जो था, जो फ्रांस में महाआतंक का एक पर्याय था, तो उसके महाआतंक की समाप्ति के बाद नेशनल कन्वेंशन द्वारा 1795 ईस्वी में नया संविधान बना दिया गया। इस नए संविधान के द्वारा शासन की शक्ति 5 व्यक्तियों में
5 व्यक्तियों की समिति को सौंप दी गई। तो ये जो 5 व्यक्तियों की समिति को शासन सत्ता सौंपी गई, यह व्यवस्था डायरेक्टरी व्यवस्था कहलाई। अक्टूबर 1795 से नवंबर 1799 तक चली यह व्यवस्था पूर्णतया असफल सिद्ध हुई। कुछ विदेशिक मामलों की शुरुआती सफलता के अलावा आंतरिक मामलों में ये व्यवस्था पूर्णतया असफल रही। इस व्यवस्था की असफलता ने फ्रांस में नेपोलियन के उत्थान में मदद की। तो इसके कीवर्ड्स यानी 5 शासन की शक्ति 5 व्यक्तियों की समिति को सौंपी गई, यही व्यवस्था डायरेक्टरी व्यवस्था कहलाई। और इसमें इसका जो काल है वो अक्टूबर 1795 से नवंबर 1799 तक का रहा और ये पूर्णतया असफल रही। इसकी असफलता ने ही नेपोलियन के उत्थान में मदद की। अब हम डेली डोज में हिंदी में शब्द युग में चल रहे हैं। इससे पहले हमने 75 शब्द युग पढ़ लिए हैं। ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। हम डेली थोड़ा थोड़ा करके इस चीज़ को कवर करते जा रहे हैं, तो आप इनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। तो उर और उरु, उर का अर्थ होता है हृदय, उरु का अर्थ होता है जांघ। उदक और उदक, जब कै में हलंत लग जाता है और एक में कै सामान्य है तो उदक का अर्थ होता है जल, और हलंत वाले कै उदक का अर्थ निकलता है उत्तर दिशा का यानी ऊपरी, उत्तर दिशा का या ऊपरी। उसके बाद में उद्योग और उद्योत, उद्योग का अर्थ है प्रयत्न कारखाना और उद्योत का अर्थ है प्रकाश। उदाहरण और उद्धरण, उदाहरण का अर्थ है दृष्टांत और उद्धरण का अर्थ है उतारना, अंश या फिर कोई उद्धृत। उसके बाद में ऋत या ऋतु, ऋत और ऋतु, ऋत का अर्थ है सत्य, ऋतु का अर्थ है वर्षा शरद इत्यादि ऋतु। उसके बाद में ओटना और ओटना, ओटना में जब एक ओ की मात्रा है तो उसका अर्थ निकलता है बिनौले अलग करना, और ओटना जब शब्द है उसका अर्थ निकलता है खोलना यानी खोलना, जो तेल में खोलता है कोई चीज़ उस चीज़ को बोलते हैं ओटना। उसके बाद में कुल और कूल, कुल का अर्थ निकलता है वंश और कूल का अर्थ निकलता है किनारा। अगला है क्रीत, कृति और कृति। क्रीत का अर्थ निकलता है खरीदा हुआ, कृति में छोटी की मात्रा का अर्थ निकलता है कृति यानी रचना, और कृति में जब बड़ी ई की मात्रा होती है उसका अर्थ निकलता है चतुर या करने वाला। अगला अर्थ हमारा ये शब्द युग्म है कटक और कंटक। कटक का अर्थ होता है सेना और कंटक का अर्थ होता है कांटा। उसके बाद में कल, कली या कलिका, तो कल का अर्थ निकलता है मशीनरी या कल का दिन, कली का अर्थ निकलता है कलियुग और कलिका का अर्थ निकलता है कलिका। अगला है कामुक और कारमुक। कामुक का अर्थ होता है कामी व्यक्ति और कारमुक का अर्थ होता है धनुष। उसके बाद में कल्पना और कल्पना, कल्पना का अर्थ निकलता है कृत्रिम विचार और कल्पना का अर्थ होता है दुखी रहना। उसके बाद में कान और कानी, कान का अर्थ निकलता है करणी, कर्ण, और कानी का अर्थ निकलता है मर्यादा। कादम्बरी और कादम्बिनी, कादम्बरी का अर्थ निकलता है शराब और कादम्बिनी का अर्थ निकलता है घटा। उसके बाद में कौर और कौर, कौर का अर्थ निकलता है किनारा और कौर का अर्थ होता है ग्रास। इसमें ये जो कलिका शब्द का अर्थ हमने कलिका लिखा है इसको मैं कल आपको वापस से चेक करके ज़रूर बताऊंगा। और इन सब ऑथेंटिक कंटेंट के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो ये जो वर्ड हिस्ट्री का पोर्शन है ये हम कक्षा 11 की RBSC की बोर्ड की हिस्ट्री की बुक से कवर कर रहे हैं, जबकि हिंदी हम डॉक्टर राघव प्रकाश सर की बुक से कर रहे हैं और अंग्रेजी हम प्रोफेसर BK रस्तोगी सर की बुक से कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वन वर्ड सब्सटीट्यूट। तो इससे पहले हमने 65 पढ़े, उन 65 वन वर्ड को भी आप जरूर देखिएगा। हम शुरू करते हैं 66 से। एन मैन ऑफ अनयूजुअल हैबिट्स, एसेंट्रिक, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें विलक्षण जो आदतें हों, विलक्षण व्यक्ति उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक। उसके बाद में शॉर्ट लिव्ड और फ्लीटिंग, कुछ समय के लिए जीने वाले जो जंतु हैं उनको बोलते हैं एफेमरल, एफेमेरल, एफेमेरल, EPHEMERAL। उसके बाद में टू स्ट्राइक ऑब्सीन कॉज और ऑफेंसिव पैसेजेस आउट ऑफ अ बुक, किसी किताब की साफ सफाई करना यानी उसमें एडिटिंग करना, कोई ऑब्सीन पैसेज को उसमें से हटाना, तो उसको बोलते हैं एक्सपरगेट, एक्सप्योरगेट। उसके बाद में वन हु पोजेसेस द क्वालिटी ऑफ फीमेल, एक ऐसा व्यक्ति जो नारी के क्वालिटी के बारे में जानता हो, दैट इज कॉल्ड एज फेमिनिस्ट, नारीवादी।
वन हु इज हार्ड टू प्लीज, ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना कठिन हो, दैट इज कॉल्ड एज फास्टिडियस, दुराध्य। उसके बाद में वन हु इज अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज एंथुसिज्म एंड और रिलीजियस सब्जेक्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सेसिव एंथुजियाज्म और रिलीजियस सब्जेक्ट से प्रभावित होता हो, अफेक्टेड यानी नेगेटिवली प्रभावित होता हो, उसको बोलते हैं कट्टर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेनेटिक, FANATIC, फेनेटिक। उसके बाद में वन हु मेंटेन्स दैट ऑल थिंग्स हैपन बाय इनएविटेबल नेसेसिटी, दैट इज कॉल्ड एज फेटालिस्ट, भाग्यवादी। उसके बाद में द मर्डर ऑफ अ ब्रदर, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेट्रिसाइड, भ्रातृहंता। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। विदाउट एनी पेमेंट्स, यानी बिना किसी पैसे के, दैट इज कॉल्ड एज निशुल्क, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं ग्रेटिस। उसके बाद में अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, दैट इज कॉल्ड एज जर्मिसाइड, अंकुरनाशक। एक तरह से जो हाथ पे हमारे जो जर्म्स होते हैं उनको हिंदी में अंकुर बोला जाएगा, तो अंकुरनाशक बोलते हैं। अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, जर्मिसाइड्स। लिविंग इन हर्ड्स, यानी झुंड में रहना, यानी सामाजिक रूप से रहना, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीगेरियस, सुसामाजिक। उसके बाद में वन हु टॉक्स टू मच, यानी बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, बातूनी, उसको बोलते हैं गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस। उसके बाद में एलिमिनेटिंग और किलिंग ऑफ होल रेस, एक पूरे रेस यानी जनजाति या रेस यानी जाति का को समाप्त करना या उसे मारना, दैट इज कॉल्ड एज जीनोसाइड, हिंदी में इसको बोलते हैं नरसंहार। उसके बाद में वन हु इज़ वेल एक्वेंटेड विद द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं संबंधित बीमारियों के बारे में विशेष जानकारी रखता हो, दैट इज कॉल्ड एज गायनोकोलॉजिस्ट, प्रसूति शास्त्री। उसके बाद में सोल्जर्स इन अ फोर्ट्रेस, यानी एक किले में जो सैनिक होते हैं उनको बोलते हैं गैरिसन। तो ये हमारा इंग्लिश का सेशन था, और इससे पहले हमने हिंदी और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, और सुबह हमने इसका रिवीजन सेशन पूरे पिछले 3 वीक्स का किया था, तो उसको भी आप लोग गो थ्रू होइएगा। थैंक यू।